Pranali, just introduce yourself briefly. Yes, sir. My name is Pranali Ramesh Patil. I belong from the Kolhapur district of Maharashtra state. I have completed my graduation from the geography in Sri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya. While pursuing graduation, I was part of NCC. After completing graduation, I pursued MA in geography. While pursuing MA, I given CDS and CAPF exam, and this is my first CAPF interview. All right. So this is the first time that you are qualified in the written examination, is it? Yes, sir. So what happened when you went for the interview for combined defense services? You given 2 interviews, I suppose? Yes, sir. So did you reach the final stage or no? Sir, initially in my first SSB interview, I was screen out, and in second interview, I was conference out, sir. Okay. So tell me, what have you learned after attending these 2 interviews for the CDS? Sir, before that, I have one request. I can express better myself in Hindi, so may I continue in Hindi, sir? Yeah, okay. ठीक है, अपनी बात की कोई प्रॉब्लम। Yes, sir. सर, SSB इंटरव्यूज में मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहले तो टीम स्पिरिट, क्योंकि हमें SSB इंटरव्यू में ज़्यादातर टीम एक्टिविटीज़ होती है। मुझे ये लगा कि मैं टीम स्पिरिट, अगर हमें टीम स्पिरिट होता है तो हम हमारी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। और सर, दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस करते हैं तो बाकी लोग भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, सर। ओके, गुड। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन अभी लोकसभा के लिए अप्रूव हो चुका है, तो वहाँ पर तो बिल अप्रूव हो गया, लेकिन जो अभी हमारा इलेक्शन हो रहा है उसमें किसी भी पार्टी ने 33% कैंडिडेट्स महिलाओं को नहीं दिया होगा। तो ऐसे क्यों हुआ आपसे, क्या समझता है, इसका कारण क्या है? जी सर, जो 33% आरक्षण का प्रोविजन है वो 2029 से लागू होने वाली है, तो इसके वजह से इस साल सर किसी को खड़ा नहीं किया है सर ज़्यादा। अब बताइए, जो हमारा देश है, हमारे देश की मुख्य कमजोरियां क्या है, वीकनेसेस क्या है? जी सर, आज के युग में हम देख सकते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है, तो ज़्यादातर साइबर अटैक्स की बढ़ने वाली संख्या ये एक कमजोरी मान सकते हैं हम। सर, दूसरी ये है कि देश के विविध प्रदेशों में हम इंसर्जेंसी देख रहे हैं, तो एक इंसर्जेंसी वाला फैक्टर भी है। और सर, थर्डली मैं कहना चाहूँगी कि डिजिटल डिवाइड जैसे घटनाएं ज़्यादा है। डिजिटल डिवाइड हो, अर्बन रूरल डिवाइड हो, या फिर जेंडर डिवाइड हो, ये ज़्यादातर कमजोरी आज हम देख सकते हैं सर। आपने कॉलेज में एनसीसी किया हुआ है, तो आपने एनसीसी में क्या सीखा है? सर, मैं आज विस्तृत रूप से कहना चाहूँगी, क्योंकि एनसीसी में हमें सिखाया गया है कि एक की गलती सबकी गलती। तो यहाँ मैं सीख गई कि हमारी टीम की जिम्मेदारी, हमारी टीम को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें भी परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा। तो यहाँ एक टीम स्पिरिट वाला फैक्टर मैं सीख गई। सर, दूसरा ये कि क्विकनेस, हमें गेट ड्यूटी दी जाती थी, तो 2 मिनट में हमें यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होना पड़ता था, तो क्विकनेस होना चाहिए था। सर, तीसरी चीज़ मैं सीखी कि हमारे शरीर में करेजियस हम होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स देना होता है, ड्रिल को लीड करना होता है, तब अगर हम करेजियस होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं सर। अच्छा, आपने कहा एक की गलती सबकी गलती, इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर एक आदमी ने गलती की है तो सजा पूरे स्क्वाड को मिलना चाहिए, इसमें आपको विश्वास है, ये सही है? जी सर, क्योंकि एनसीसी एक आर्म फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग दी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं मानती हूँ कि आर्म फोर्सेस में टीम कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक यूनिटी की भावना होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो सबको अगर गलती होती है तो कहीं ना कहीं यूनिटी की भावना बढ़ती है सर। तो इसका मतलब अभी आप जब CAPF ऑफिसर बनेंगे और आपको, जैसे आपने मान लो BSF ज्वाइन किया, आपको कोऑर्डिनेट सर्च के लिए भेज दिया जंगल में, और वहाँ एक गांव में से किसी ने गोलाबारी की और उसमें आपके 2 जवानों की मौत हो गई, तो अब गांव ने गलती की है, गांव में से किसी ने, तो आप पूरे गांव को सजा देंगे इसके लिए? सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस होते हैं,
तो हमारी टीम पर काबू करना हमारी जिम्मेदारी होती है। गांव के लोग तो सिविलियन रहेंगे सर। अच्छा, लेकिन आपने जो आपका सिद्धांत है उसी के ऊपर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने बोला एक की गलती है तो सभी को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक ने गलती की और सजा सभी को, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे सभी को सजा। सर ये हमारी टीम के रिलेटेड होती है। एनसीसी में हमारे स्क्वाड में ये प्रिंसिपल होता है सर। ओके, ये जो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है, इसके फायदे और नुकसान क्या है बताइए मुझे। जी सर, मैं पहले जो भी फायदे हैं वो बताना चाहूँगी सर। इसके वजह से टाइमली प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहे हैं सर। दूसरा फ़ायदा ये है कि ग्राउंड लेवल पर जो भी कैश का प्रॉब्लम आता था, जैसे कि अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो छुट्टे हमारे पास रहने चाहते थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ग्रास रूट लेवल का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है सर। और सर अगर नुकसान कहा जाए तो इसमें फॉल्स ट्रांजैक्शंस या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का बढ़ावा देख पाते हैं सर। महाराष्ट्र का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसके बारे में बिल्कुल संक्षेप में बताइए मुझे। जी सर, महाराष्ट्र के भूगोल में 3 मुख्यतः विशेषता पाई जाती है। एक सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, दूसरा सर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, और तीसरा सर कोस्टल रीजन। सर इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 बड़ी नदियाँ भी बहती है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। सर महाराष्ट्र ज़्यादातर सॉइल जो है वो फॉस्फोरस रिच सॉइल है, उसकी वजह से महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती की जाती है सर। और महाराष्ट्र में सर पुणे, मुंबई जैसे IT इंडस्ट्रियल और IT हब भी देखे जाते हैं। अच्छा, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद में क्या क्या काम किया है अभी तक? सर हालांकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 में हुआ, तो मेरी रिटर्न क्लियर हो गई अगस्त में। तो उसके बाद मैं फिज़िकल की तैयारी कर रही थी। उसके साथ ही साथ मैंने सर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की सीरियल देखी फिज़िकल के साथ ही साथ, तो वो पूरी सीरियल मैंने देखकर ख़त्म की। और सर मैंने न्यूज़पेपर्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन की सर। कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो? सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ सर। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का कारण क्या है? आपको किसी ने आपको रेकमेंड किया है, या आपको खुद ही पसंद आया है, या आपको आपके इलाके में इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलता है? सर इसके पीछे 2 कारण हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि कौन सा भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जब मैं इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ती तो मुझे 2 फायदे लगे। एक तो ये सस्ता है, और दूसरा इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेन पेज जो आता है वो हमें यूपीएससी में मदद करता है। ये आपके ईमेल आईडी में 5916, ये क्या नंबर है? मैम असल में मैं गांव की पहली लड़की थी जो बाइक चलाना सीखी थी, तो मेरी बाइक का नंबर 5916 है। तो मुझे लगा कि जिस बाइक ने मुझे ये ब्रेव गर्ल की पहचान दी, उसे मैंने मेरे ईमेल में शामिल किया। अच्छा ठीक। आप बताइए भूगोल का आपको CAPF में क्या उपयोग हो सकता है? जी मैम, इसके कई सारे उपयोग हैं। मैं पहले बताना चाहूँगी कि CAPF की एक मैंडेट ये भी होता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करे। तो ज्योग्राफी में भी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ब्रांच होती है, तो मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सर्वे करके या फिर रिसोर्सेस मैनेज करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो ऑपरेशन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकूँगी। मैम दूसरा, ज्योग्राफी की पढ़ाई करके मुझे टेरेन के बारे में ज़्यादा जानकारी हो गई है, तो टेरेन का एनालिसिस करने के लिए मैं उपयोग करूँगी। मैम तीसरा, GIS GPS जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं ऑपरेशंस ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकती हूँ। अच्छा, एक महिला होने के कारण आपको क्या समस्याएं आ सकती है काम करते हुए, ऐसा आपको लगता है? जी, क्योंकि आप महिला है इसलिए आपको क्या समस्या आ सकती है? मैम मैं पहले बताना चाहूँगी कि मेरा पैशन ही CAPF ज्वाइन करना है, तो पर्सनली मुझे तो समस्याएं ज़्यादा आएंगी नहीं, लेकिन जो नॉर्मली महिला फेस करती है वो मैं बता सकती हूँ कि उनको फैमिली प्रेशर ज़्यादा सहना पड़ता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। दूसरा ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 18 घंटे काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर के ऊपर ये स्ट्रेस आ जाता है, फिजिकली वो उतना उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मैम तीसरा ये भी है कि जब वो
फोर्सेस में जाती है तो उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं भी उतनी ही काबिल हूँ। तो ये विश्वास दिलाना मतलब अगर नॉर्मली मेल ऑफिसर होता है तो उससे अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन फीमेल ऑफिसर जाती है तो उस पर पहला डाउट लिया जाता है और फिर उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं भी उतनी काबिल हूँ। तो ये सारी समस्याएं तो आपको भी आ सकती है। जी मैम, लेकिन मैं इनको समस्या नहीं मानूंगी, मैं उनको एज ए चैलेंज लूँगी और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अगर आप सशस्त्र सीमा बल में जाती हैं तो भारत के कौन से राज्यों में आप काम करेंगे? मैम सशस्त्र सीमा बल में मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर काम करूँगी और इंडिया भूटान बॉर्डर पर, और वो स्टेट्स होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, क्या काम होता है सशस्त्र सीमा बल? मैम सशस्त्र सीमा बल के कई सारे काम हैं। पहला काम यह होता है कि इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को गार्ड करना। दूसरा काम यह होता है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स की अच्छे से मैनेजमेंट करना उनका। मैम तीसरा काम यह होता है कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना, और इसके अलावा भी ड्रग स्मगलिंग या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे क्रॉस बॉर्डर जो भी इश्यूज होते हैं उनसे डील करना। आप कविताएं लिखती हैं? जी। आपकी लिखी हुई किसी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं? जी। मन की आवाज़ बुलंद करके खामोशी से राह पर चलती रहूँगी। मन की आवाज़ बुलंद करके खामोशी से राह पर चलती रहूँगी। जहाँ से क्यों मांगू मैं दिल की खुशी, खुद के वजूद में झूमती रहूँगी। लड़खड़ाते ही क्यों ना हो उन्हीं कदमों पर खड़ी रहूँगी। लड़खड़ाते ही क्यों ना हो उन्हीं कदमों पर खड़ी रहूँगी। अनजाने मोड़ से क्यों डरूँ मैं, राह से ही दोस्ती करूँगी, राह से ही दोस्ती करूँगी। बढ़िया, थैंक यू। Pranali, recently it has been found that Government of India's export policy is facing lot of issues, and especially regarding the trade deficit and agriculture exports. Can you explain little bit? जी सर, हम देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर डिपेंड है। मैं इसके लिए 2-3 रीज़न पेश करना चाहूँगी। पहला रीज़न ये है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा है। दूसरा ये कि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितना हम जिसकी वजह से हम ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा सर ये है कि स्किल ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं कमी देख रहे हैं, जिसके वजह से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। Okay. And regarding trade deficit? यस सर, मुझे लगता है ट्रेड डेफिसिट ज़्यादातर इसके वजह से हो रहा है क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके वजह से सर उसकी वैल्यू बढ़ती है और ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके गलती कर दी? सिर्फ इसके 2 साइड्स है। पहले तो रशिया को पूरा हक है कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करे, क्योंकि यूक्रेन प्रयास कर रहा था कि नाटो ज्वाइन कर सके, तो रशिया ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र है तो उसको ये खतरा लगा। और अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से तो ये ज़्यादा जो महिलाओं या फिर बालकों पर अत्याचार दिख रहे हैं, तो अगर ह्यूमन राइट्स के साइड से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है सर। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या रशिया ने ये अटैक करके खुद ही फंस गया? सर अभी जो उनके बीच में एक्शंस चल रहे हैं वो ये है कि दोनों साइड्स मानने को तैयार नहीं है, और हालांकि रशिया को महसूस हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि सर हाँ, क्योंकि यूक्रेन छोटी कंट्री है, उनको लगा कि हार मानेगी लेकिन हार नहीं मान रही है, तो उनको लग रहा होगा कि अटैक नहीं करना था। अच्छा, वहाँ पे अगर वॉरफेयर की पढ़ाई की जाए तो क्या लगता है कि क्या नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई है इस वॉर में? सॉरी सर, इसके बारे में ज़्यादा मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, और आप बताइए कि अगर
ताइवान में चाइना और ताइवान की लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसका इंडिया पे क्या असर हो सकता है? सर अगर चाइना ताइवान पर एक्शन लेता है तो ताइवान चाहेगा कि इंडिया उसकी कुछ हेल्प कर सके, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि न्यूट्रल रहना। तो मुझे लगता है अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ एशियन कंट्रीज़ या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ पर हमारी इमेज उतनी अच्छी रहेगी नहीं, हमारा जो डोमिनेंस है वो कम दिखेगा। और अगर हम उसमें कुछ इंटरफेयर करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना और हमारे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण हो सकते हैं सर। तो आप क्या सुझाव देंगे कि हम मौका मिले तो हिस्सा लेना चाहिए? सर मुझे लगता है अगर ताइवान डिमांड करता है तो हम कुछ वेपन्स या फिर एड उनको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम शामिल होना सर हमारे लिए वायबल नहीं होगा सर। अच्छा, आपने एनसीसी में राइफल शूटिंग की है, कौन सी राइफल चलाई आपने? सर वो .22 राइफल थी। अच्छा, तो और किसी और राइफल का आपको एक्सपोजर भी नहीं मिला? सर जैसे कि वो एक ही राइफल ट्रेनिंग के लिए दी जाती थी एनसीसी के दौरान, तो बाकी राइफल्स हमें मिली नहीं थी सर चलाने की। अच्छा, और आपको पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन सी राइफल्स इस्तेमाल करते हैं? जी सर, अभी कुछ नाम याद कर सकती हूँ मैं सर। इंसास राइफल सिस्टम है, AK-103 सर, इसके अलावा AK-203 भी है और हैकलर एंड कोच ये भी है सर। अच्छा ठीक है सर। So, what is your plan B in case you are not able to get through the CAP examinations? What are you going to plan? सर अभी तो मेरी 25 एज तक मैंने यही एम रखा है कि मैं CAPF में ज्वाइन करूं, लेकिन उसके बाद भी नहीं होती हो तो सर मैंने MA कर रखा है, उसके बाद मैं नेट सेट देकर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाऊंगी सर। अच्छा, आपने ये जो CDS का इंटरव्यू दिया है, ये बताइए आपने CDS के एग्जामिनेशन को अपेयर किया था, रिटन एग्जामिनेशन? जी सर। लेकिन आपने NCC सर्टिफिकेट भी किया हुआ है। जी सर। तो आपने उसका एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि मैं CAPF की पढ़ाई कर रही थी तो मुझे CDS की एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं लगी। मैंने सोचा कि CDS एग्ज़ाम देना हमारे लिए फ़ायदा का ही रहेगा, और दूसरा कारण ये था कि CDS की वैकेंसी ज़्यादा होती है और NCC एंट्री की वैकेंसीज कम होती है, तो चांसेस ज़्यादा है कि CDS एंट्री से स्क्रीनिंग ज़्यादा हो सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप बताइए, आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा, आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा? अच्छा लगा सर। अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा ही लगा, क्योंकि और इम्प्रूव कर अच्छा, तो बताइए फिर अच्छी बातें क्या थी इसमें जो आप समझते हैं? मुझे लगा सर आंसर अच्छे से दे रही थी मैं, और आवाज़ भी मेरी नॉर्मल, मतलब वॉइस अच्छा था, और मैं स्माइल रख पाई लास्ट तक, ये मेरे लिए अच्छा था सर। ओके, ठीक है। आपका फीडबैक तकरीबन ठीक है। प्रणाली आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है, लेकिन इसको काफ़ी पॉलिश करने की ज़रूरत है, मतलब उसमें और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपने इसको सुधारना है आपने। एक तो आपका ड्रेस अच्छा है, लेकिन ये जूते वगैरह आप उस दिन याद कीजिए, जूते ठीक से पॉलिश कीजिए, ठीक है ना? बस से हाँ, कोई बात नहीं, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ड्रेस अच्छा है, इसको आप जूते वगैरह ठीक से पॉलिश कर लो, और अगर आप हो सके, अगर आपके पास है तो ब्राउन शूज़ पहनिए। सर एक्चुअली मेरे पास ब्लैक है, आज पहली बार ही मैंने ट्राई किया कि मतलब ये जो भी आप पहनने वाले, मेरा मतलब है कि उस दिन सही होना चाहिए। नहीं, मैं जो सूट पहन रहे हैं उसके हिसाब से शूज़ होने चाहिए सर, कह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये तो हो गया ड्रेस का। दूसरा, आपका जो सवाल का जो जवाब देने का ढंग अच्छा था, और आप हिंदी में वही कीजिए, उनको पहले इन्फॉर्म कर दो कि मैं हिंदी में इसका करने वाला हूँ, मतलब जवाब देने वाले हूँ। और व्हाट इज द प्रोसीजर, इज इन राइटिंग? No sir, it's the choice of the candidate. When do you have to intimate them? That is the point I'm making. Generally the interview is conducted in English only, but the Hindi is like an exemption. Okay. So it's unwritten rule.
Otherwise, it is in English only. But in case she wants to give the interview in Hindi, so she has to ask at the start of the interview. At the beginning only. So earlier there is no provision to give in writing earlier. Yes. ठीक है, तो आपका इंटरव्यू जब जैसे आप अंदर आएंगे, आप बैठेंगे, तो बिफोर एनीबडी आस्क यू क्वेश्चन, यू शुड टेल देम, सर आई रिक्वेस्ट परमिशन, हिंदी में बात कीजिए, तो मैं आपकी इजाज़त लेना चाहती हूँ कि मैं आपका आज का इंटरव्यू हिंदी भाषा में, ठीक है, बट डोंट बट इन. If he has already asked you a question, then after the question you say this, before you answer the question. नाही तर आता व्हायला ना, मग तुम्ही ते त्यांनी प्रश्न विचारायचा आणि तुमचं बोलणं नाही, दोन्ही मग एक क्लास येतं म्हणजे की ही टाईम टू आस्क यू क्वेश्चन, यू टाईम टू टेल मी हिंदीमध्ये बोलणार, ठीक आहे ना. तर ते लक्षात ठेवा. नंतर प्रश्नांची उत्तरं अजून पॉलिश पाहिजे. आता म्हणजे गिव्ह सिम्पल एक्झाम्पल, 33% रिझर्वेशन. काय प्रश्न म्हणजे कळलाच नाही तुम्हाला. 33 एका बाजूला तुम्ही म्हणता 33% रिझर्वेशन पाहिजे, कायदा पारित झाला आहे, आणि इकडे तुम्ही 33% कॅन्डिडेटला द्यायला तयार नाही आहे बायकांना. सर तो 2029 पासून लागू होणार. तो तर कायदा आला ना, म्हणजे तुमच्या मनामध्येच नाही आहे. म्हणजे पॉईंट आय एम गेटिंग इज, आय होप यू अंडरस्टूड नाव. कायदा आणि आपली काय तयारी या दोघांना फरक आहे ना. म्हणजे कुणाची तयारी नाही द्यायची. आता कायदा केला, आता काहीतरी म्हणजे आता काही करायला पाहिजे म्हणून केला कायदा, पण तयारी नाही आहे मनाची. आलं का लक्षात? सो यू कॅन से दॅट की नोबडी कुड अपोज दॅट्स व्हाय दे पास इन द पार्लिमेंट, बट द माइंड सेट इज स्टिल देअर की द्यायचं नाही. आता जेव्हा कंपल्सरी होईल तेव्हा करावंच लागणार. कायदा झाल्यानंतर मग कॅन्डिडेट उभाच करावं लागणार ना, नाही तर तुमचं वेकन्सी जाईल. म्हणजे आतापर्यंत काय नव्हतं हे. तर ते तुम्ही सांगा की असं आहे की त्यांनी दिले कॅन्डिडेट उभे केले नाही, याचं कारणच आहे की त्यांच्या मनामध्ये आहे की बायकांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचं नाही आहे. कायदा जेव्हा येईल तेव्हा बघून घ्या, असं लोकांची विचारधारा आहे, ठीक आहे. तर ते लक्षात ठेवा. आणि मग तुम्ही बाकी एक्झाम देऊ शकता की आता पंचायती राज आहे, त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आहे, महिला म्हणतात सुद्धा सरपंच, पण काय शेवटी कारभार चालवतात त्यांचे पती किंवा फॅमिलीचे लोक. पण मग पुढे पण आपण असं सांगू शकतो की जरी सध्याची परिस्थिती आहे, पण हळूहळू परिस्थिती बदलते. जेव्हा दुसऱ्या वेळेस ती बाई परत सरपंच बनेल तर मग स्वतः काम करायला सुरुवात करेल. मग ती दुसऱ्याचं काय काम करू देणार नाही, कारण तो तिला कळेल नुकसान काय, फायदा आहे काय, आपल्या अंगात आपल्या हातामध्ये किती पॉवर आहे की ज्याचा आपण वापर करून जे कोणी उलटे सुलटे बोलणार त्यांना गप्पा करू शकतो. म्हणजे ते हळूहळू सुधरेल ते, पण हे पॉईंट सांगायला पाहिजे. नंतर स्ट्रेंथ अँड विकनेस ऑफ इंडिया, सायबर क्राईम. आता देशामध्ये एवढ्या मोठ्या समस्या आहेत, सायबर क्राईममध्ये बोलत आहे. सायबर क्राईम इज अ मायनर इश्यू. सर्वात मोठं काय, जातीयवाद. देशाची सर्वात मोठी समस्या काय, जातीयवाद. त्याच्यात अजून बाकी कितीतरी आहे, बेरोजगारी, शेतीचा प्रॉब्लेम, पण कितीतरी आहे. म्हणजे जास्त महत्वाच्या समस्या आहे, ठीक आहे ना. त्यामुळे सायबर क्राईम सांगितलं तर लोक हसायला लागतील. म्हणजे ते हसणार नाही, पण ते म्हणजे काय यांना काही वाचनच यांचं नाही आहे किंवा त्यांचं काही डिस्कशन होत नाही कधी कुठे, कळलं का. तर प्रश्नाचं उत्तर नेहमी कुठल्या पण विचारलं की पहिल्या लाईनमध्ये उत्तर द्यायचं आणि दुसऱ्या 2-3 लाईनमध्ये त्याला ॲनालिसिस किंवा सपोर्टसाठी जे तुमचे मुद्दे ते सांगायचे, ठीक आहे. खूप असं लांबलंच उत्तर नव्हतं, ठीक आहे. आणि आजच्या इंटरव्ह्यूमध्ये बऱ्याच गोष्टी आम्ही विचारू नाही शकलो वेळेच्या अभावी. तर नॅशनल इंटरनॅशनल इश्यूची तयारी करा आणि इंटरव्ह्यूच्या आसपासच्या ज्या डेट्स आहेत त्याची पण तयारी करा. कुठल्या तारखेला इंटरव्ह्यू आहे? 6 जून सर. 6 जून. इलेक्शन्सच्या इश्यूबद्दल तयारी करा. सोबत इलेक्शन्सबद्दल परत तक्रारी सुरू होतील, जो काही रिझल्ट आहे त्याप्रमाणे. त्या तक्रारी बरोबर योग्य आहे का चुकीच्या आहे हे पॉलिटिकल पार्टीविरुद्ध न बोलता उत्तर देऊ शकतो, ठीक आहे ना. इंटरव्ह्यूमध्ये उत्तर देताना कुठल्या पण पॉलिटिकल पार्टी किंवा कुठल्या पॉलिटिकल माणसाबद्दल बोलायचं नाही, हे लक्षात ठेवा. सिस्टमबद्दल बोलू शकत नाही की आपलं पॉलिटिकल सिस्टम खराब आहे किंवा पण कुठली पॉलिटिकल पार्टी खराब आहे असं कधी बोलायचं नाही, ठीक आहे ना. तर याची आता नीट तयारी करा आणि
तुमच्या बोलण्यामध्ये चांगलं भरपूर जोश आहे, म्हणजे आतापर्यंत वाटतं की कोणीतरी मुलगी आहे म्हणजे काय आपलं उत्साही आहे आणि विश्वास दिसतोय चेहऱ्यावर. ठीक आहे, तर असं त्याला कायम ठेवा. ठीक आहे, काही विचारायचा प्रश्न नाही सर. आणि 2 वेळा SSB ला गेल्यामुळे थोडा तो अनुभव आहे. 3-4 दिवस म्हणजे आपण वेगवेगळ्या टेस्ट त्याचा, तर त्याचा फायदा करून घ्या यावेळेस. ठीक आहे ना. आणि हा प्रश्न नक्की विचारतो 2 वेळा सिलेक्शन का नाही झालं, तर ते सांगता यायला पाहिजे की माझ्या मताप्रमाणे का नाही झालं. पुढे सर यामध्ये मी कम्युनिकेशन स्किल्स सांगू शकते, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. सांगा तर खरं तसं वाटत असेल तर ठीक आहे ना. ऍक्च्युली मग बोला असं की आता बाकी तर इंग्लिशमध्ये बोलवते, मला इंग्लिश बोलता नाही आलं. ट्राय केलं मी दुसऱ्या SSB ला इम्प्रूव्ह करायचं, पण शेवटी त्या मुलींसोबत कोपअप करणं कॉम्पिटिशन असल्यामुळे. ठीक आहे, अरे सांगा ना मी मराठी मीडियममध्ये शिकले की जे काय असेल म्हणजे, त्यामुळे माझं इंग्लिश एवढं चांगलं नाही आहे, कारण मला बाकी लोक इंग्लिशमध्ये बोलणारे होते, त्यामुळे असं उत्तर बिलकुल योग्य आहे. ठीक आहे. महिला म्हणून मला काही समस्या नाही आहे वाटत, अशा वेगळ्या काही समस्या येतील असं मला वाटत नाही. एवढ्या वेळेस थांबवा उत्तर, गरज नाही सगळं सांगायची. अगदीच विचारलंच त्यांनी नाही तरी पण सांगा, इन्सिस्ट केलं तर मग सांगणं ठीक आहे. तुझं पहिलं जे उत्तर होतं त्यामुळे काय होतंय, ते जे भाग आहे तुझ्या उत्तराचा तो हायलाईट होतच नाही आहे की मला असं काही वाटत नाही है कि मैं महिला हूँ इसलिए मुझे कुछ विशेष अलग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है. बस एवढ्यावरच थांबवा उत्तर, बाकी वेगळं नाही. टायची नॉट अजून थोडी वर जाईल, त्याच्यामध्ये गॅप आहे, कॉलर वर अजून थोडी फरक. बटन दिसलं नाही पाहिजे आजच्या 2. आणि तुझं जो काय एरो कंपनीचं किंवा काहीतरी आहे तर ते टायपिंग आहे, ते निघून जाईल, त्याला काढून द्या. तर त्याने काही फरक नाही पडत. अननेसेसरी काहीतरी किंवा कोणी एखादं सुरू पण करू शकतो की तुम काय ब्रँड दिखाना चाहते हो असं. एक का क्या मतलब है, आपका नाम तो पी से शुरू, काही पण. माझा एक मित्र होता, त्याचं काहीतरी लुईस फिलिप्स, तर त्यांचं मोठा टॅग येतो तो, आणि ते त्याच्यावर सुरू आप क्या दिखाना चाहते हो, की आप बहुत बडे बडे सूट्स पहनते हो, आणि ते त्याच्यात तो गडबडून गेला. तर तिथून इंटरव्ह्यू आणखी सो काढलं तर फक्त मग ते असं वाटतं की रप्पू केल्यासारखं वाटत होतं. अच्छा, नाही तो जो ए आहे ना तेवढा काढला तरी चालेल, बाकी ते अशी जी नाही ते राहिलं तर राहू दे. आणि हे शूज तुझं ऑक्सफर्ड शूज जर असतील, हे खूप म्हणजे फॉर्मल वाटत नाही आहेत सर, म्हणजे हे जुनेच आहेत, आता दुसरे नवीन हां ठीक आहे, नवीन घेऊन टाकायचं. आणि तुम्ही सांगा की हेअर बन असेल तर बेटर आहे. हो, NCC मध्ये जसं बांधते वरून नेट लावून, नेटवाला आहे ना. सो ॲज यू आर इन दिस युनिफॉर्म, सो इट वुड बी बेटर टू हॅव अ बन. हां बरोबर सांगितलं तू, कुठे काही चुकीचं नाही सांगितलं. रशियावरती वगैरे थोडासा अजून अभ्यास करून त्याला आपण तसं म्हणू शकतो की हो रशिया नाही किंवा नाही, चूक हे सांगू शकतो की कोणतंच युद्ध हे चांगलं कसं म्हणता येईल, है ना. वॉर इज ऑलवेज अ बॅड कन्सेप्ट. तर तिथून तो फिलॉसॉफिकल लेवलला थोडंसं त्याच्यावर बोलू शकते. किंवा दलाई लामा म्हणतात की देर आर नो विनर्स इन द वॉर, देर आर ओनली लुझर्स. ओके, so all the best to you and keep the same level of confidence. I'm sure you'll get selected. Okay.